तो आइए आज जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में कि अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग शुरुआत के 3 महीने की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग में हमको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, ये बताओ हमारी ओपीडी में कितने लोगों को, कितने फीमेल्स को लगभग शुरू के 3 महीने में ब्लीडिंग के साथ आते हैं प्रेगनेंसी में? बहुत ही कॉमन सिनेरियो है कि प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में कई बार महिलाओं को ब्लीडिंग चालू हो जाती है और ऐसा देखने में आता है कि 4 से 5 महिलाओं में एक महिला को लगभग ये एपिसोड्स कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के थ्रू आउट पीरियड में देखने में आता है। लगभग 20 से 30% फीमेल्स को होता है। तो आप ये बताओ कि ये प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने में जो ब्लीडिंग होना है, क्या वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, हर समय एबनॉर्मल है या हर समय नॉर्मल है? तो अर्ली प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग है, क्या ये नॉर्मल है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी में चिपक रही है, इम्प्लांट हो रही है, उस समय कई बार शुरुआत के दिन जब फीमेल को मिस होते हैं, उनका डेट मिस होता है, लाइक 5 वीक्स के आसपास या 6 वीक्स के आसपास उनको कुछ स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। अगर ये वो है तो वो मोस्टली नॉर्मल होती है और वो बंद भी हो जाती है। तो शुरुआत के 3 महीने में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के 3-4 मेन कारण क्या क्या है? देखिए, प्रेगनेंसी में शुरुआत के 3 महीने में ब्लीडिंग होने के कई सारे कारण जो है, उनमें से एक है कि कई बार इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार फीवर होता है और भी दूसरे प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि कई बार ये ऑटोइम्यून कॉजेज़ भी होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी प्रेगनेंसी को रिजेक्ट कर रही है और उस कारण से उनको ब्लीडिंग चालू हो जाता है। और सबसे कॉमन जो हम समझते हैं वो है थ्रेटन्ड मिसकैरिएज या अबॉर्शन का रिस्क, जो हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी बराबर चिपक नहीं रही है, ग्रो नहीं कर रही है और एक अबॉर्शन का खतरा बना रहता है, मिसकैरेज का खतरा बना रहता है, जो ब्लीडिंग के फॉर्म में हमको दिखता है। मतलब 3 मेन कारण होते हैं। एक, जैसे सपना ने बोला, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कारण होता है। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन वजाइना में, सर्विक्स में, यूट्रस में, या कभी कभी यूरिन में भी इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी ब्लीडिंग होता है। और तीसरा कारण होता है, जो सबसे ख़राब कारण होता है, जो होता है अबॉर्शन, जिसका सबको रिस्क रहता है कि कहीं प्रेगनेंसी मिसकैरेज ना हो जाए, गिर नहीं जाए। और एक चौथा और एक कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी नली में रुकी हो। ये 4 मेन कारण होते हैं और हमको वो कारण को जानने के लिए कोई भी फीमेल को ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मिस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपने बता दिया। अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करें, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम करके एक जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, और जब फीटस इम्प्लांट हो रहा होता है यूट्रस एंडोमेट्रियल केविटी के अंदर, तो वो स्पेस ऑब्लिटरेट होती है, वो स्पेस कम होती है और उसके कारण कभी कभी ड्रॉप्स ऑफ ब्लड होते हैं। थोड़ा सा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में आप बताओ, कैसा होता है, कब होता है, कितने दिन तक चालू रहता है, कौन से कलर का ब्लड होता है? जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो कई बार ये स्पॉटिंग के फॉर्म में दिखता है, ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लड भी हो सकता है और कई बार ये आके अपने आप बंद भी हो जाता है। फीमेल्स मोस्टली ये बोलती है कि अचानक से मुझे स्पॉटिंग चालू हो गई, लाल पानी आने लग गया, ऐसा सब वो बताते हैं। हालांकि अगर वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो उनको दूसरे कोई सिम्टम्स नहीं होते, जैसे पेट में मरोड़ हो रही है, लोअर बैक एक, ये सब मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल फ्यू ड्रॉप्स होते हैं जो अपने आप बंद भी हो जाता है। जब भी एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल पे एंडोमेट्रियम में चिपकता है तो टेंटेटिव एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ मेंसिस के टाइम पे थोड़े बहुत ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आते हैं, शायद उसके 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे। हैवी ब्लीडिंग नहीं होता है, लाइट कलर्ड, कभी कभी पिंक या ब्राइट रेड कलर्ड होता है, तो उसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। लेकिन हम लोग बिना पेशेंट को एग्जामिन करे हुए कंफर्म नहीं कर सकते कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। और मोस्टली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के टाइम पे अल्ट्रासाउंड पे हमको यूट्रस के अंदर जेस्टेशनल सैक प्रेगनेंसी दिखेगी नहीं, क्योंकि वो हमको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद दिखेगी। अच्छा, ये बताओ, कल एक फ़ीमेल का मेरे पास फ़ोन आया, उसको 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी और बहुत सारी ब्लीडिंग हुई उसको फ़ोन पे। तो क्या ये समझें कि उसको मिसकैरेज हो गया? मैं उसको फ़ोन पे क्या एडवाइस करूँ? ये कोई भी, ये फीमेल्स जब भी पेशेंट्स हमको फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत हम उनको इमरजेंसी का मेडिकेशन दे सकते हैं, बट मोस्टली हम उनको कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हम
स्पेशली हम लोग स्कैन करना चाहते हैं, सोनोग्राफी करके चेक करना चाहते हैं कि उनका प्रेगनेंसी बराबर है कि नहीं, लास्ट टाइम जो उनका बेबी का ग्रोथ था वो कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। भले ही अगर वो 1 वीक पहले भी हमसे चेकअप करा के गए और अचानक से अगर ब्लीडिंग एपिसोड्स हो रहे हैं तो हम लोग उनको कंसल्टेशन के लिए, चेकअप के लिए बुलाते हैं। लेकिन फॉर एमरजेंसी, अगर वो रात का समय है, वो कहीं दूर है, या डॉक्टर कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, या पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है, उस तरह के केसेस में मोस्टली हम उनको एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स रखने के और खाने के देते हैं। कुछ अच्छी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट के लिए दी जा सकती है। इसके अलावा एंटीफाइब्रोनोलाइटिक्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, और थोड़ा हम उनको आराम करने का बोलते हैं और हैवी एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस या सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करने का बोलते हैं। चलो, आपने मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो रही हो शुरुआत के 3 महीने में तो क्या नहीं करना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए, सेक्सुअल रिलेशन अवॉइड करना चाहिए, और हो सके उतना रेस्ट लेना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि आपने बोला कि हम फ़ोन पे मेडिसिन एडवाइस करते हैं, अगर वो पेशेंट को पहली बार प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ है और खाली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पे पॉजिटिव है तो भी क्या हम लोग उसको मेडिसिन एडवाइस कर देंगे, या फिर मेडिसिन एडवाइस करने के साथ क्या कैविएट देंगे कि भाई आप कब बताने के लिए आओ? जी जी, देखिए, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिया है वो मेरी ही पेशेंट है जिसका ऑलरेडी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मे बी 7 वीक्स 8 वीक्स की प्रेगनेंसी, जिसको मैं ऑलरेडी स्कैन कर चुकी हूँ, प्रेगनेंसी कंफर्म कर चुकी हूँ, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कंफर्म कर चुकी हूँ। क्योंकि हमको ये शुरुआत के महीने में हमेशा एक डर सा बना रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी थोड़ी ब्लीडिंग आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, और श्योर भी नहीं होता है कि बच्चेदानी के अंदर है कि नली में। तो मैं जो क्वेश्चन का जवाब आपने मुझसे पूछा, ये मेरी ही पेशेंट है जिनको मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। बट अगर कोई ऐसा केस आता है जो फर्स्ट टाइम उन्होंने घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा है और उनको अचानक से रात को ब्लीडिंग हो गया और वो फिर मुझसे मेडिसिन मांगेगी, तो मैं पहले यही बोलूँगी कि सबसे पहले हमको इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं, ये हमको कंफर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ये प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड्स भी फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं, वो भी गड़बड़ होते हैं। कई बार पेशेंट्स भी कई बार दूसरी कोई दवाइयाँ लेके आ जाते हैं। तो हमको पूरा केस को कम्प्लीटली असेस करके ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, ये बताओ कि शुरुआत के 3 महीने में पेशेंट ने अभी तक चेकअप नहीं कराया या फिर चेकअप करा के गया है, उसको घर पर जाके ब्लीडिंग हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसका एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया। हम लोग पेशेंट को बिना चेकअप करे, बिना स्कैन करे, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि एबॉर्शन हो गया है? देखिए, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहेंगे कि 4 में से 1 महिलाओं को पहले तिमाही में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखना बहुत कॉमन सिनेरियो है। अगर ब्लीडिंग लाइट है, थोड़ा सा ब्राउनिश डिस्चार्ज है, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आ रहा है, तो एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको तुरंत डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ओपीडी टाइमिंग्स में भी ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारे दूसरी कैटेगरी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब बेबी हो रखा है, IVF से वो कंसीव हुए, IUI से कंसीव हुए, या उनका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको ऑलरेडी बहुत सारी ठंडक की गोलियाँ, जो हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स और इंजेक्शंस, ऑलरेडी चल रहे होते हैं। तो उस तरह के पेशेंट्स को तो हम ऑलरेडी, अगर वो हमको फ़ोन पे बात करते हैं तो हम उनको उसकी डोज इमीडिएटली बढ़ा के उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं। और सारी ब्लीडिंग जो पहली प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में हो रही है, कभी भी प्रेगनेंसी में हो रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि अबॉर्शन हो गया। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो प्रॉबेबली हमको तुरंत देखना पड़े। आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, थ्रेटेंड एबॉर्शन। प्रेगनेंसी में पेशेंट आया थोड़ी ब्लीडिंग के साथ और हमने एग्जामिन किया कि उसका बच्चे का हार्ट एक्टिविटी है या पिछली बार से ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो हम लोग उसको डायग्नोस करेंगे थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है और हम इसका मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं, और वो हम लोग क्या प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। देखिए, थ्रेटन्ड अबॉर्शन शब्द का ही मतलब है कि मिसकैरेज का रिस्क। अभी पेशेंट कंसीव हो गई हैं, उन्होंने स्कैन करा लिया है, कंफर्म हो गया है कि उनके इंट्रायूट्राइन एक प्रेगनेंसी है और वो ग्रो कर रही हैं। फिर अचानक से 7-8 वीक्स 10 वीक्स पे कभी भी उनको स्पॉटिंग ब्लीडिंग चालू हो गया। अब इसमें यह है कि उन्होंने हमको इन्फॉर्म करा, हमने उनको चेक करा, और हम उसमें हम ये पॉसिबिलिटी, मतलब उनको कोई मिसकैरेज का रिस्क है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं। और कई बार ये प्रेगनेंसी में अगर अबॉर्शन होने का जो खतरा होता है, ब्लीडिंग होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है कभी कभी, तो उसको हम थ्रेटेंड अबॉर्शन समझते हैं। तो इस तरह के केसेस में तुरंत हम स्कैन करके देखते हैं कि लास्ट टाइम जो उनकी ग्रोथ हुई थी बेबी की, वो वीक्स के हिसाब से बराबर ग्रो कर रहा है कि नहीं, बच्चे की कार्डिक एक्टिविटी है कि नहीं, और ब्लीडिंग कितना हो रहा है।
ये सब तीनों ही चीज़ों को हम असेस करते हैं, पेशेंट को पेन है कि नहीं या और कोई फीवर या और कोई सिम्टम्स उनको है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। इसके बाद हम उनको, अगर बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ है, तो हम उनको काउंसिल करते हैं, रीअश्योर करते हैं, और उनको हमने जैसे सारी बातें करी कि हाइड्रेशन बनाना है, थोड़ा आराम रखना है, वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स देते हैं, कुछ ओरल टैबलेट्स देते हैं, कई बार इंजेक्शंस का सहारा भी लिया जाता है, एंटीबायोटिक्स और एंटीफाइब्रोनोलाइटिक्स दी जाती है, स्ट्रेस कम रखने का बोला जाता है, और फिर हम उनको 1 वीक के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। इस समय काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी ब्लीडिंग का एपिसोड हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो अचानक से दवा चालू करते ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमको उनको गाइड करना पड़ता है कि ये धीरे धीरे बंद होगा, लेकिन नया फ्रेश ब्लीडिंग आ रहा है कि नहीं वो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे कभी कभी पहले जो लाल पानी आ रहा था वो कभी ब्राउन पानी आएगा, और फिर धीरे धीरे काला पानी आता है, और फिर वो स्टॉप होगा। काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। थ्रेटेंड एबॉर्शन मतलब एबॉर्शन में कन्वर्ट नहीं हो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस थ्रेटेंड एबॉर्शन को हमको स्टॉप करना होता है। जैसे सपना ने बोला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के हिसाब से बेड रेस्ट, हाइड्रेशन, अवॉइडेंस ऑफ फिजिकल एक्सर्शन और इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इधर कैप्सूल्स और टैबलेट्स और डाइड्रोजेस्टेरॉन और इंजेक्शंस, वॉटेवर। मोस्टली 1 वीक टू 10 डेज़ के अंदर ये नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट, सब कोरिनोइक हेमरेज भी होता है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं फीटस और यूट्रस के बीच में हमको ब्लड दिखता है, और वो ब्लड स्पेस में से बाहर आता है। उस ब्लड को कितना साइज़ का है, कितना बड़ा है और किस जगह लोकेटेड है, उसके हिसाब से उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। एवरेज 4 to 6 वीक्स लगता है रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट को डिज़ोल्व होने में। उस क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए हमको, या फिर वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, उसको अबाउट 4 to 6 वीक्स की उसकी एफिकेसी लगती है। अच्छा, ये बताओ कि अर्ली प्रेगनेंसी में हैवी ब्लीडिंग हुआ, हमने चेक किया, सब कुछ अच्छा है, तो वो प्रेगनेंसी पूरी टिक जाएगी, वो उसको सर्वाइव कर जाएगी ब्लीडिंग को, और बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, इसके कितने चांसेस होते हैं? कि 70 to 80% केसेस में अगर बहुत मिनिमल सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रहा है, 1 हफ्ते के 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद भी अगर ब्लीडिंग अरेस्ट नहीं हो रहा है, बार बार ब्लीडिंग होती जा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, प्रेगनेंसी जो जेस्टेशनल सैक है वो अपनी जगह से यूट्रस से नीचे खसक रहा है, लोअर सेगमेंट में शिफ्ट हो रहा है, तो इस तरह के केसेस में प्रेगनेंसी का जो आगे कंटिन्यू करने का जो सर्वाइवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बाकी जैसे मैंने बताया 70 to 80% केसेस में ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी अच्छे से प्रोग्रेस होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 70 to 80% केसेस में अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। एक गुड हेल्दी लाइव बेबी देने का चांसेस हम लोग रहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि शुरुआत के 3 महीने में, 1.5 महीना, पौने 2 महीना में ब्लीडिंग हुआ तो पेशेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ब्लीडिंग से बच्चे को तो हार्म नहीं होगा, इसका क्या आंसर देंगे हम? देखिए, बेबी तो ग्रो कर रहा है, फीटस ग्रो करेगा, लेकिन बेसिकली फीटस को जो यूट्रस से जो सप्लाई मिल रही है, वहाँ पे जो प्लेसेंटा बन रही है या जहाँ पे वो इम्प्लांट हो रहा है, वहाँ से अगर उसका ब्लड सप्लाई कंटिन्यू अगर बनता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें हमारे जो हार्मोनल सपोर्ट्स है, दूसरे मेडिसिन का जो सपोर्ट है, कई बार हम ये ब्लड थिनर्स देते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलती रहती है, ये सारी ही चीज़ों का रोल है। तो हम यहाँ इस वीडियो से यही समझाना चाहते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत सारी महिलाओं में होता है, और एक 70 to 80% केसेस में अरेस्ट हो जाती है, और एक बार 12 वीक्स का पीरियड निकल जाता है। क्योंकि हम ये 12 हफ्ते और पहली तिमाही की बात इसलिए कर रहे हैं कि पहली 12 वीक्स के एंड में, 12 to 13 वीक्स के आसपास प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और तब तक अगर प्रेगनेंसी खींच जाती है और क्लॉट्स डिजॉल्व होने लगते हैं और ब्लीडिंग अरेस्ट होने लगती है, तो मोस्टली एक लाइव बेबी और गुड प्रोग्नोसिस और गुड सर्वाइवल ऑफ द बेबी हम बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ कि कभी कभी यूरिन में ब्लड आता है और पेशेंट को पता नहीं चल पाता है कि वजाइना से ब्लड है, मतलब प्रेगनेंसी का ब्लड है कि यूरिन का ब्लड है, उस केस में क्या करेंगे? यूरिन में ब्लड, देख प्रेगनेंसी में फिर से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, और कई बार पेशेंट को नहीं, और कई बार उनको रीनल स्टोन की भी प्रॉब्लम होती है जो उनको पता ही नहीं होता है, और कभी उनको पहले कभी पेन हुआ नहीं, उनको पता ही नहीं कि पथरी है, तो पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि हमको ब्लड आ रहा है।
लेकिन हम लोग जब गायनेकोलॉजिस्ट वो चेकअप करते हैं तो हम स्कैन से भी देखते हैं और हम लोग कई बार ये लोकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, क्योंकि हर चीज़ सोनोग्राफी में नहीं दिखती है। कई बार बच्चेदानी के माउथ पे पॉलिप्स होते हैं, मस्से होते हैं, वेजाइना में कई बार पॉलिप्स होते हैं, मस्से होते हैं, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। इसलिए अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग बार बार हो रही है, हमारे सारे वेजाइनल सपोर्ट्स के बाद भी हो रही है, तो हम लोकल एग्जामिनेशन नीचे से पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में भी उसको असेस करते हैं और यूरिन का भी टेस्ट करा के कंफर्म करते हैं कि यूरिन में कितना इन्फेक्शन है। ब्लीडिंग हो गया, हमने प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन टैबलेट सब दे दिया, तो वो थ्रेटेंड एबॉर्शन में कन्वर्ट होगा, ऐसा पेशेंट को कब पता चलेगा, कब डॉक्टर के पास आना है? इन अदर वर्ड्स, कौन से सिम्टम्स होंगे जो वो एबॉर्शन की तरफ जा रहा होगा? वही अभी हमने जैसे भी बताया था, अगर ब्लीडिंग का एपिसोड बार बार हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, क्लॉट्स के साथ हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे योनि के भाग में कुछ निकल रहा है, कुछ खींच रहा है, कुछ वेजाइना की तरफ आ रहा है, ऐसे सब सिम्टम्स है, बैकिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार वॉशरूम जाने का लग रहा है, तो उस तरह से तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। जो हम लोग ये प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस देते हैं, इसके कारण काफ़ी सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहता है, और वैसे भी अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन में अगर वो स्ट्रेन करेंगे, जोर करेंगे, तो वापस हमने जैसा बोला, आपको फिजिकल स्ट्रेस नहीं करना है, एक्सर्शन नहीं करना है, तो एक तो उसके लिए नहीं हो क्या करना चाहिए, और उसके लिए कुछ हम लोग सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज एक्चुअली प्रेगनेंसी हार्मोन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और जब ब्लीडिंग हो रही है तो हम बाहर से भी, एक्सटर्नल भी उनको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, मतलब जो है वेजाइनल टैबलेट्स, ओरल टैबलेट्स, इंजेक्शन, सभी फॉर्म में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी को बचाने के लिए। तो इन सारे कारणों से प्रेगनेंसी के में कॉन्स्टिपेशन, और खास तौर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। एक और बात होती है कि पहले तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से भी फीमेल से कुछ खाया पिया नहीं जाता है, वो डिहाइड्रेटेड सी रहती है, वो फ्रूट का और फूड का इंटेक इतना कर नहीं पाती हैं कि उनका प्रॉपर स्टूल फॉर्म हो। तो इसीलिए हम पहले ही उनको स्टूल सॉफ्टनेस पे एडवाइस करते हैं। किसी भी फॉर्म में कोई भी लिक्विड जो भी वो ले सकती हैं वो हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी में स्ट्रेन नहीं करना है। स्ट्रेन करेंगे तो वो वापस से ब्लीडिंग के एपिसोड, हाई फाइबर डाइट बोलते हैं, स्टूल सॉफ्टनेस सिरप्स अवेलेबल है, हम लोग एनीमा देने का अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो ब्लीडिंग को प्रेसिपिटेट कर सकता है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, कभी कभी ब्लीडिंग के बिना भी मिसकैरेज होना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपने डॉक्टर से प्रेगनेंसी कंफर्म कराई और फिर आप सीधे 3 महीने के बाद ही आ रहे। जब भी डॉक्टर आपके केस के हिसाब से आपको बुलाता है, वो चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको टाइम टू टाइम प्रेगनेंसी बराबर ग्रो कर रही है कि नहीं, बच्चे का जो क्राउन रम लेंथ है, कार्डिक एक्टिविटी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो सोनोग्राफिकल लैंडमार्क्स हैं वो इंटरवल ग्रोथ उसकी बराबर है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन पेशेंट महीने भर के बाद चेकअप के बाद आया है, और जब डॉक्टर स्कैन करके देखता है तो कई बार बच्चे की धड़कन, फीटल कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट दिखती है। ये भी बहुत कॉमन केस है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के कई सारे कारणों में से एक कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, ऑटोइम्यून डिजीजेस होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड डिसफंक्शंस होते हैं, ऐसे कई सारे दुनिया भर के और भी कारण होते हैं। और कुछ पेशेंट्स को रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का भी हिस्ट्री रहता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेकअप के लिए आए। नॉर्मल केसेस को हम 10 डेज़ या 15 डेज़ में बुलाते हैं इंटरवल पर। पहले ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, पहले 3 महीने की बात हो रही है, और जो हाई रिस्क केसेस हैं उनको वीकली या एवरी 10 डेज़ में बुलाया जाता है। बहुत बढ़िया, लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए इस सेशन में। ये आपको सेशन कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।